ऐसे में जब भारत अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने लेटेस्ट टेंडर में अमेरिका से तेल न खरीदते हुए नाइजीरिया और अबू धाबी से 3 मिलियन बैरल क्रूड उठाया है। भारत की तरफ से ऑयल इंपोर्ट है रशिया से, वो 2% थी रूस और यूक्रेन की वॉर से पहले, जो कि भारत ने बढ़ा के 40% तक कर दी, यानी सालाना $60 बिलियन तक जो है वो भारत रूस से तेल खरीद रहा है और वो उसको रिफाइन करके आगे फिर मंडियों में बेचता है और महंगे दामों बेचता है। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। लेकिन ये कि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी इमर्ज हो गए, उसमें से एक इंडिया भी है, फिर उसके अलावा ये भी है रशिया, चाइना, इन लोगों के पास काफ़ी टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, पैसा भी बहुत है, वो गुर्बत नहीं रही यहाँ पे। तो अमेरिका भी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मफाद है इंडिया से, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि हम इंडिया के साथ अपना रिलेशन बेहतर बना सकें। अगर आप देखें ना, अगर आप कहते हैं कि अमेरिका जो है बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो नो डाउट इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यानी इस बार अमेरिकी क्रूड की जगह अफ्रीका और मिडिल ईस्ट ने बाजी मार ली। तो क्या अमेरिका के साथ तो हमारे अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं, तो क्या हम रशिया से तेल लेंगे या? लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम जो है IMF के गुलाम हैं। हम जब तक उनकी गुलामी करेंगे, उनसे कर्जे लेंगे, हम उनके गुण गाएंगे। अच्छा, मसलन आटे की प्राइसेस, सरकारी जो रेट है वो कुछ है, लेकिन उस रेट पे आटा अक्सर जगह नहीं मिल रहा। इंडिया शुरू से उसकी पॉलिसी रही है कि एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट की, कि हम एक तरफ रशिया को भी से भी अच्छे संबंध रखेंगे और दूसरी तरफ अमेरिका से भी, अरबों के साथ भी और इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओएस ने अमेरिका का क्रूड तेल छोड़कर नाइजीरिया के साथ एक नया डील की है। जी हाँ, अब नाइजीरिया बैरल इंडिया के एनर्जी फ्यूचर को पावर देने वाला है। सबसे बड़ा सवाल ये है, आईओएस ने यूएस ऑयल को इग्नोर क्यों किया? एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका का क्रूड महंगा पड़ रहा था, ट्रांसपोर्ट भी कॉस्टली था और रशिया पर सेक्शन का बाद इंडिया को सप्लाई डाइवर्सिफाई करने जरूरी हो गया। नाइजीरिया ने सस्ती प्राइस और स्टेबल सप्लाई ऑफर की, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। अब इसको जुड़ते हैं नरेंद्र मोदी का विजन के साथ। मोदी हमेशा एनर्जी सिक्योरिटी और अफ्रीका के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन की बात करते हैं। नाइजीरिया के साथ ऑयल पार्टनरशिप मोदी की अफ्रीका आउटरीच का एक बड़ा हिस्सा है। नाइजीरिया के लिए एक जैकपॉट है। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ यह है कि भारत भी चाहता है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते बने रहें और भारत का 131.84 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है अमेरिका के साथ, जिसका पोटेंशियल बढ़ के $500 बिलियन का है, जो अगले 5 साल में हो सकता है। लेकिन सर, ये बैलेंस कैसे करेंगे? चाइना और अमेरिका के बीच में भारत कैसे बैलेंस करेगा? इसलिए कि अमेरिका को तो अच्छा नहीं लगेगा कि चाइना के साथ आप गए हैं इतने अरसे के बाद, और साथ ही चाइना भी थोड़ा सा और कह लीजिए कि चाइना में भी डिस्कम्फर्ट आ जाएगा कि आप लोग जो है वो अमेरिका से दोबारा बात कर रहे हैं। तो ये दोनों कंट्रीज को, जी देखिए, हमारा इंडिया शुरू से उसकी पॉलिसी रही है कि रशिया, चाइना, खासतौर से रशिया को लेके एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट की, कि हम एक तरफ रशिया को भी से भी अच्छे संबंध रखेंगे और दूसरी तरफ अमेरिका से भी, अरबों के साथ भी और इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी। तो इस तरीके से चल रहे थे और मैं समझता हूँ कि वही फाइन बैलेंसिंग एक्ट दोबारा से होगा। कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि रशिया हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 60% हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट या डिफेंस में सप्लाईज जो है वहीं से आती हैं। फिर उसके अलावा जो है रशिया से हमारा ट्रेड है, बहुत सी चीज़ों में हम उनके साथ मिल के डिफेंस प्रोडक्शन में काम करते हैं, जॉइंट प्रोडक्शन का है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी है, बातचीत चल रही है। फिर उसके अलावा ये भी है कि दूसरी तरफ चाइना है। चाइना से हमारे 3800 किलोमीटर लंबे बॉर्डर हैं और बेसिक पॉलिसी ये है कि जंग नहीं होनी चाहिए, मसलों को बातचीत से हल किया जाए। इस वक्त बहुत अच्छा मौका है चाइना से, बहुत सी चाइना काफ़ी कंसेशन देने पे भी तैयार है भारत को। हमारा ट्रेड भी 127
$1 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है चाइना के साथ, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना को भी भारत की बहुत इम्पोर्टेंट है। चाइना भी नहीं चाहता कि भारत पूरी तरीके से अमेरिका के साथ जुड़ जाए, और उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी इंडो पैसिफिक रीजन में। दूसरी तरफ ये भी है, एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि ब्रिक्स एक रियलिटी बन गई है, या शंघाई कॉरपोरेशन, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गई हैं अब। शंघाई कॉरपोरेशन में सेंट्रल एशिया के बहुत से देश हैं जिससे हमारे यहाँ बहुत पुराने सिविलाइजेशनल टाइज हैं, और वो चाहते भी हैं कि भारत से अच्छे रिश्ते बने, और कनेक्टिविटी की भी बातचीत चल रही, काम चल रहा है चाबहार पोर्ट के ज़रिए से हमारा। और रशिया जो है वहाँ पे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो फ्रेट कॉरिडोर बना रहा है, तो उससे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स चाबहार से जुड़ जाएंगी और आने वाले वक्त में। और तो इस वजह से ये फाइन बैलेंसिंग एक्ट की बात होगी, और अमेरिका भी हमको नहीं छोड़ सकता। ट्रेड के अलावा भी हमारा जो पोजीशन है साउथ एशिया में, और उसके अलावा जो रोल है हमारा एफ्रो एशियन कंट्रीज़ में, बड़ा रोल है। तो इस तरह से एक आने वाले वक्त में हम समझते हैं कि अमेरिका से जो ये इरिटेंट हैं ये बहुत दिन नहीं रहेंगे, इसलिए कि हम ये जो सरकार है इसका शुरू से इसका मानना ये है कि अमेरिका से रिश्ते अच्छे होने चाहिए। ये आज से नहीं, जब हिंदू महासभा थी पहले, फिर उसके बाद जनसंघ आई, तब भी ये लोग अमेरिकन और इजराइल से रिश्तों की बात कर रहे थे। फिर उसके अलावा बीजेपी जब से आई है तब भी इन्होंने कई बार कोशिश भी की रिश्ते बनाने की, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। मोरारजी देसाई ने भी बड़ी कोशिश की, फिर राजीव जी के पीरियड में पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में भी कोशिश हुई मगर नाकामयाबी रही। अब मोदी जी ने भी काफ़ी कोशिश की, मगर ये जो इस तरह के स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आ जाते हैं बीच बीच में, ये एक बनी हुई है प्रॉब्लम हम लोग के लिए। हम लोग ये भी सुनने में आया था कि क्योंकि चाबहार पोर्ट के ऊपर भारत भी काम कर रहा है, अफगानिस्तान भी, ईरान भी, तो शायद भारत कोशिश करे कि कुछ सैंक्शंस जो है वो ईरान के ऊपर से हटा दी जाए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई तो नहीं दिया। तो क्या अमेरिका अभी भी ईरान को उसी तरीके से डील करेगा जैसे पहले करता रहा है? नहीं, कोई मेजर पॉलिसी चेंज नहीं आया है अमेरिकन पॉलिसी को ईरान को लेकर।